Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. तो डियर स्टूडेंट्स, जीव जगत के चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जीवों के जीव क्या है, निर्जीव क्या है, मृतक क्या है, जीवों के लक्षण क्या हैं, जीवन के लक्षण, जिसमें जीवन है वो जीव है, तो जीवन क्या है, फिर जीवन की विशिष्ट लक्षण क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट्स, आज अध्ययन करने की बारी आ रही है कि ये जो संसार में जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इन जीवों में अंतर क्यों आ जाता है। एक जीव दूसरे जीव के समान क्यों नहीं होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता ही हो जाता है। एक ही माँ बाप के भाई बहन आपस में भिन्न हो जाते हैं। रेयर केसेस में एकदम समान होते हैं, जिसको समयुग्म की संतानें हम कहते हैं। क्लोन में समानता देखने को मिलती है। लेकिन अगर इन दो चीज़ों को हटा दें तो मोर ओवर 90% या 90% लोगों में, हाँ 90% लोगों में क्या होती है, वो विषमता क्यों होती है, भिन्नता क्यों होती है। वो एग्जैक्ट रूबरू एक दूसरे के समान क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, आज इसी बात पर चर्चा होनी है। आज इस लेक्चर में हम लोग यही अध्ययन करेंगे। तो बेटा, आज का लेक्चर हिंदी इंग्लिश मिक्स है। जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए मैं हर एक शब्द का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूंगा। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग्स, जैव विविधता। डाइवर्सिटी इन लिविंग्स को कहते हैं जैव विविधता, जीवों में विविधता, अंतर। अब ये हमारा क्लास 11 का लेसन ये कह रहा है कि जीवों में विविधता के बारे में यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 12 का लास्ट लेसन डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आप पढ़िए। लेकिन 11th में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको अभी से ले लेनी है। तो उसके लिए हमको क्या जानना है, हमारा लेसन क्या कहता है। हमारा लेसन ये कहता है कि हम इसमें सबसे पहली चीज़ जानें कि जो संसार में जो जीवों की विविधता है वो लगभग कितना है। डाइवर्सिटी रेंजेस, जीवों में जो विविधता है वो कहाँ तक है। तो आंसर मिलता है कि वो 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। यानी हमारे संसार में जितने जीव हैं उन सभी जीवों में विविधता, भिन्नता कितना है। तो आंसर मिला 1.7 से 1.10 1.8 मिलियन तक है। ठीक है, फिर बात आती है कि टू नो द लिविंग्स व्हाट थिंग्स आर नीडेड। इस संसार में किसी भी जीव को जानने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आंसर मिल रहा है कि किसी भी चीज को जानने के लिए हम 3 स्टेप में किसी चीज को जानते हैं। पहला क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उस जीव को पहचानते हैं। पहचानते कैसे हैं, पहचानने का आधार क्या है, हम उस जीव के जीनोटाइप, जीन रूप और फिनोटाइप, दृश्य रूप का अध्ययन करके उसको पहचानते हैं। यानी कोई जीव है, पहले तो उसके फिनोटाइप यानी बाह्य रूप, आकार, प्रकार से को देख करके उसका अध्ययन करते हैं कि कैसा है। फिर इसका जीन कैसा है उसको जानते हैं। तो जब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों तरह से उसकी स्टडी कर लेते हैं, उसके लक्षणों का अध्ययन कर लेते हैं, तब उसको कहा जाता है कि हमने उस जीव को पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद किसका नंबर आता है, इसका बाद नंबर आता है नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रखना। नाम रखने के लिए क्या होता है, तो नाम किस आधार पर रखेंगे भाई, उसका जो लक्षण होगा उस लक्षण के आधार पर उसका हम नाम रखते हैं। अब इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो बात कैसी होगी, बात सेम वैसी है कि कोई जीव हमारे सामने आ गया, अब उसको हम देख रहे हैं कि हैं ये कैसा है,
ये कैसा चलता है, इसका रूप रंग कैसा है। तो जब हम उसका अध्ययन कर रहे होते हैं तो अब तक पढ़े हुए जितने जीवों के बारे में हमारे दिमाग के मेमोरी में चीज़ें स्टोर हैं, वो चीज़ें, उन चीज़ों से हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, मैच कराते हैं। और मैच कराते हैं, मैच किस आधार पर कराते हैं, उसमें जो लक्षण विद्यमान है उस आधार पर। तो हम कहते हैं कि अरे हाँ 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 हाँ, ये जो पक्षी है ना, ये छोटा सा भले है, लेकिन यार इसमें तो मोर के लक्षण हैं, पिकॉक, मोर के लक्षण हैं, या इसमें तो खरगोश के लक्षण हैं। ठीक ना, क्योंकि खरगोश जब कभी हम लोगों ने देखा है उसके आधार पे हम देखेंगे तो पता चला उसके कान वैसे हैं, मुंह भी वैसा है, शरीर भी वैसा है, पूंछ भी वैसा है। अरे यार ये तो खरगोश जैसा है और चल भी वैसे ही रहा है, फुदुक फुदुक के। फिर बात आती है कि ना, ये खरगोश तो नहीं हो सकता, क्योंकि खरगोश मैंने जो देखा था वो ऐसा था, लेकिन वो सफ़ेद रंग का था, वो सफ़ेद रंग का था। लेकिन ये क्या है यार, ये तो चितकबरा या भूरे रंग का है। तो अब देखिए, अब उस सफ़ेद खरगोश से इस खरगोश की तुलना, अब विभिन्नता तुलना की तो उसमें असमानता दिखी। तो जो समानताएं दिखी, समानताओं के आधार पर हमने उसको खरगोश से मैच करा दिया, कह दिया ये खरगोश है। लेकिन रंग को लेकर के इसमें भिन्नता आ गई। तो इस भिन्नता के आधार पर हम कह रहे ना ना, ये खरगोश नहीं हो सकता, खरगोश जैसा तो है लेकिन खरगोश जैसा ये खरगोश नहीं है। क्यों, खरगोश तो हमने जो देखा सफ़ेद है। तो किसी ने बताया अरे यार आप समझ नहीं रहे हैं, हम वहाँ जो देखे थे वो खरगोश था, ठीक ना। अब इसको हम लोग खरहा कहते हैं। खरहा माने हेयर, हेयर, नॉट रैबिट बट हेयर। तो इस प्रकार से पता चला, ओ हो, खरगोश में भी दो तरह के खरगोश होते हैं, सफ़ेद और चितकबरे या भूरे रंग वाले, लाल रंग वाले। तो इस प्रकार से क्या जानकारी मिली, ज्ञान कुछ बढ़ा ना। ज्ञान ये बढ़ा जब किसी एक जीव को देखे, उसके लक्षण को देखा, लक्षण के आधार पर उसको वेरीफाई किया, तो पता चला कि ये खरगोश जैसा तो है लेकिन खरगोश नहीं है। तो क्या है, खरगोश अगर सफ़ेद होता तब तो 100% एक खरगोश ही होता, यानी एक ही जात का होता। लेकिन थोड़ा सा अंतर होने के नाते अब वो एक जात का नहीं होगा। क्यों, वो उसकी जात अलग हो सकती है, लेकिन वंश तो एक ही होगा। इन सब की बातों की चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो यही तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन बात, अब हमने लक्षण पढ़ा तो उसके आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया कि भाई ये खरहा है, ये खरगोश है, दोनों आधार पर रख दिया। ऐसे ही तो वर्गीकरण के लिए जो वर्गीकरण के जनक हैं कार्ल वॉन लिनियस, जिसको कैरोलस लिनियस कहा जाता है, इसने क्या काम किया था, जीवों के वर्गीकरण के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामी नामकरण पद्धति को दिया। द्विनामी नामकरण पद्धति क्या है कि द्विनामी नामकरण पद्धति के आधार पर किसी भी जीव का नाम उसके वंश के नाम को और जात के नाम को मिला करके रखा जाता है। अब क्या होता है, जैसे एक ही जगत में, एक ही मतलब प्रदेश में हम एक ही जीव को जिस नाम से जानते हैं, दूसरे स्थान के लोग उसको भिन्न नाम से जानते हैं, दूसरे देश के लोग उसको भिन्न नाम से जानते हैं। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि किसी भी जीव के बारे में जो अध्ययन हो, जो नाम हो, वो पूरी दुनिया के लिए एक हो। तो पूरी दुनिया के लिए एक हो और पूरी दुनिया वाले उसको एक ही नाम से जाने। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी नामकरण की। तो नामकरण के दिशा में सबसे पहला जो प्रॉपर स्टेप उन्होंने नॉमेनक्लेचर के लिए उठाया वो कार्ल वॉन लिनियस थे, और उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो है क्या किया, प्रोवाइड किया। इसमें क्या होता है, इस नॉमेनक्लेचर में किसी भी जीव के नाम को उसके जीनस और स्पीसीज के नाम को जोड़ करके रख दिया जाता है, ठीक ना। उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत यहाँ नहीं है। फिलहाल आपके अध्ययन के लिए बता दें कि जो जीनस का नाम होगा वो इंग्लिश में जीनस का नाम लिखिए, उसका जो पहला लेटर कैपिटल से शुरुआत होनी चाहिए पहले। और स्पीसीज के नाम को लिखते समय थोड़ा सा जीनस के नाम और स्पीसीज के नाम में थोड़ा सा गैप कर दीजिए, और गैप करने के बाद स्पीसीज में जितने भी लेटर यूज हों वो सब स्मॉल लेटर्स लिखे जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीनस और स्पीसीज के नाम को मिला करके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर
अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन लिनियस किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसी में एक आ गया नया ट्राइनेमियल नॉमेनक्लेचर, 3 नामों को मिला करके नामकरण रखने की पद्धति। इसमें क्या करते हैं, किसी भी जीव का पहले बाइनेमियल नॉमेनक्लेचर ही करते हैं उसी नियम के हिसाब से, बाद में जो साइंटिस्ट ऐसे जीव के आइडेंटिफिकेशन या डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस वैज्ञानिक के नाम का भी ब्रीफ इपिथेट, संक्षिप्त विशेषण उस जीनस स्पीसीज नाम के बाद लिख दिया जाता है। जैसे मैंगो है, मैंगो का जीनस नाम है मैंजीफेरा, स्पीसीज का नाम है इंडिका, अब उसका जूलॉजिकल बोटेनिकल नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका। अब चूंकि इसको कार्ल वॉन लिनियस ने खोजा, तो इसलिए कार्ल वॉन लिनियस के नाम के आधार पर हम क्या करेंगे, जीनस का नाम लिखेंगे, स्पीसीज का नाम लिखेंगे, इसके बाद अथर यानी जिसने इस पर वर्क किया है उसके नाम का एपिथेट, संक्षिप्त नाम जो है जोड़ देते हैं। तो नाम क्या हो गया मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन रिफर्स टू लिनियस, लिन का अभिप्राय लिनियस से है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इस समय जो इस समय का दौर चल रहा है, करंटली ऑर्गेनिज्म नेम इज प्रोवाइडेड बाय ICBN इन ICZN। अब जीवों के नामकरण के लिए 2 संस्थाएं प्रचलित हो गई हैं, और वो ही 2 संस्थाएं, जैसे वनस्पतियों जितने प्लांट्स हैं, प्लांट्स के नाम के रखने की जिम्मेदारी ICBN पर होता है, और जंतुओं के नाम रखने का जिम्मेदारी जो ICZN पर होता है। ये दोनों संस्थाओं में एक पढ़े लिखे अच्छे सुसज्जित वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो उनके बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद फिर उनका नाम रखते हैं। तो ICBN का मतलब हुआ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी वानस्पतिक नामकरण की क्या है संस्था, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जंतु वैज्ञानिक नाम रखने के लिए ये ICZN रिस्पॉन्सिबल है, और किसी प्लांट का नाम रखने के लिए ये ICBN रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस समय अगर एकदम करंट की बात कहें तो इसमें भी कई सब ब्रांचेज हो गई हैं। फंजाई का नाम रखने के लिए, एल्गी का नाम रखने के लिए, मोनेरियंस का नाम रखने के लिए, और इसके साथ साथ प्लांट का नाम रखने के लिए और एनिमल का नाम रखने के लिए ये अलग अलग संस्थाएं जो है डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर के बाद फिर नाम आता है कि किसी भी जीव को जानना है तो अब उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बेटा ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जीवों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें, उसे लिपिबद्ध कर लें, और आने वाली पीढ़ी के लिए उसे हम मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं, जिससे वह व्यक्ति जहां तक जानकारी हो चुकी है किसी के बारे में, उसके आगे की जानकारी वो प्राप्त कर सके कम से कम समय में। तो इस प्रकार से इसके लिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हुई। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जीवों की समानता या असमानता के आधार पर उनके क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। ठीक ना, और ग्रुप बना करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको जो जीव जिस ग्रुप के लक्षण से बिलोंग करता है, संबंधित होता है, उसको उसी ग्रुप में रख देते हैं। इस प्रकार से उसका वो क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th में या 11th 12th में आप 5 विषय पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। आपके घर में अपने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स को रखने की क्या होगी, एक आप क्या बनाते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं, यानी उसमें अलग अलग खाने वाली अलमारी को सिलेक्ट करते हैं। आप ये अपने को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जितने विषय पढ़ते हैं उन सारे विषय को पहले क्या करते हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने क्या काम किया, आपकी सारी बुक्स को आपके तख्त पे ला करके बिखेर के रख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप साइंटिस्ट के रूप में आएंगे और इसके बाद आकर के एक एक किताब को उठा करके उसके लक्षणों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तब पाएंगे अरे रे ये तो हिंदी का किताब है। तो उसको क्या करेंगे, आपने पहले से जो निश्चित कर रखा है, डिफरेंट टेक्सा बना रखा है या ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में क्या करेंगे, जैसे हमने कहा हिंदी वाला जो बुक होगी वो हम अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने में रखेंगे। तो ऊपर वाला खाना क्या हो गया, हिंदी बुक्स का टेक्सा हो गया, यानी उसका ग्रुप हो गया। तो क्या करेंगे, अब हिंदी से संबंधित जितनी किताबें उसमें से मिलेंगी आप सब उसमें रखते जाएंगे। फिर इंग्लिश
को दूसरे खाने में अपने रखेंगे, फिर फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को। इस प्रकार से 5 खाने वाली अलमारी आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें जिस खाने में जिस बुक को रखने के लिए आपने नाम लिख दिया है, टेक्सा बना दिया है, ग्रुप का नाम रख दिया है, उसी में क्या करेंगे, उस जीव को जिस इन किताबों में से जिसके जिसके लक्षण उससे मिलेंगे आप उसमें रखते चले जाएंगे। सेम यही चीज़ जीवों की वर्गीकरण के लिए भी होता है। क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद वह जीव, उसमें समानताएं मिलती हैं या विभिन्नताएं मिलेंगी, तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा समानताएं होंगी उस बुक को हम उसी खाने में रखेंगे। भिन्नता मिलेगी तो दूसरे खाने में रखेंगे। जिससे तो भिन्नता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी इज द प्लेटफॉर्म, डाइवर्सिटी इज द करेक्टर ऑन विच वी कैटेगराइज, वी डिफ्रेंशिएट द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स। यानी विभिन्नता, जीवों की विभिन्नता हमें निर्दिष्ट करती है कि भैया इस जीव को इस खाने में नहीं इस खाने में रखिए, क्योंकि और समानता क्या बताती है, समानता ये बताती है भैया इस जीव को इसी ग्रुप में रखिए क्योंकि इस ग्रुप से ये ज़्यादा समानता रखता है। तो समानता के आधार पर जीव को एक ग्रुप में रखा जाता है और विभिन्नता के आधार पर उसको उस ग्रुप से हटा करके जिस ग्रुप से ज़्यादा वो समानता दर्शाएगा उसमें रखा जाता है। यही सिस्टम जीवों के वर्गीकरण में भी अपनाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। सुविधापूर्ण श्रेणियों में बांटने के तरीके को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और किस पर निर्भर होता है, बेस्ड ऑन सेम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और ये कैटेगराइजेशन किस बेस पे करते हैं, उस जीव में जो आसानी से पढ़ने लायक, समझने लायक, प्रेक्षण करने लायक गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के अध्ययन के आधार पर उनको प्लेस किया जाता है, स्थान दिया जाता है। अब क्या है, ए साइंटिफिक टर्म टेक्सा, ध्यान रखिएगा, ऐसे श्रेणी या ग्रुप के लिए एक वैज्ञानिक टर्म टेक्सा का यूज किया जाता है। टेक्सा को हिंदी में ये प्लूरल है, टेक्सा को वर्गकों कहा जाता है और यह टेक्सॉन से बना है जिसका मतलब ये सिंगुलर है जिसका अर्थ होता है वर्गक। ठीक है, तो इस रूप में यूज करके रखा जाता है। आगे ध्यान रखिएगा, टेक्सा क्या है, टेक्सा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल्स। विभिन्न स्तर के जो जीव होते हैं उन जीवों के लक्षणों के आधार पर वो सरल पर आसान प्रकार के क्या करते हैं, टेक्सा या वर्गकों का निर्माण किया जाता है। और जो जीव जिस जीव का लक्षण जिस वर्गक से समानता दिखाता है उस जीव को उसी वर्गक में स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे डॉग, कोई भी जीव जो कुत्ते से मिलता जुलता होगा, ज़्यादा समानता रखेगा, उन सबको कुत्तों वाले वर्गक में रखा जाएगा। जिसका लक्षण बिल्लियों से मिलता होगा उसको बिल्लियों वाले वर्गक में रखा जाएगा। जिसकी समानता मैमल्स, जंतुओं से संबंधित होगा उनको मैमल्स वाले वर्गक में रखा जाएगा। ऐसे जीव जिनकी समानता गेहूं से मिल रही होगी उन्हें गेहूं वाले वर्गक में रखा जाएगा। इसी प्रकार जिसकी समानता राइस या धान से मिलती जुलती होगी उसे राइस वाले वर्गक में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक नाम के लिए आपको बस उदाहरण दिया गया और वैज्ञानिक रूप में क्या होता है, इन वर्गों के डिफरेंट नाम होते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो वर्गकों, जीवों के विशिष्ट लक्षण और सामान्य लक्षण क्या है, विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है जो वह उस जीव का विशेष लक्षण है, यानी जो उस जीव में ही विशेष रूप से पाया जाता है, अन्य जीव में न पाया जाए, वो उसका विशिष्ट लक्षण होता है। तो इस विशिष्ट लक्षणों के अध्ययन के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको रखने के लिए डिफरेंट टेक्सा का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न नामों से, अलग अलग नामों से टेक्सा बनाते हैं और जो जीव जिस टेक्सा वाले कैरेक्टर से रिलेवेंट होता है, संबंधित होता है, उस जीव को उसी टेक्सा में रख दिया जाता है। अच्छा, अब ये टेक्सा क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा, अब इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है
इसको हम टेक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्गीकी इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिविंग्स। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न श्रेणी के जीवों के बारे में अध्ययन, उनको वर्गीकरण करना, उनको डिफरेंट टेक्सा में रखना, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज आल्सो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। अब ध्यान रखिएगा, तो टेक्सोनॉमी में जब हम किस प्रकार के लक्षणों का अध्ययन जो करते हैं वो किस श्रेणी में, किस स्टेप में करते हैं, किस स्टेप में हम टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, इसको जानिए। तो टेक्सोनॉमी में जब हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी किसी जीव का करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन, माने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का, विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन जब पूरा हो जाता है तो माना जाता है कि अब हम उसको पहचान लिए। आइडेंटिफिकेशन, यानी कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यहाँ लिखा गया है, उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप फीचर का अध्ययन करते हैं। अगर जीनोटाइप हमने फिनोटाइप के आधार पर उसका कैरेक्टराइजेशन अध्ययन कर लिया, अब उसके जीनोटाइप का अध्ययन करेंगे। तो जीनोटाइप का अध्ययन अगर पूरा हो गया तो उसका कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन पूरा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन माने उसमें पाए जाने वाले लक्षण, अधिकतम लक्षण किस टेक्सा से बिलोंग करते हैं उसको उस टेक्सा में रख देना, स्थान दे देना, ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और इसके बाद जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेंगे हम? उसका फिर क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर। तब उसका हम वर्गीकरण करते हैं, यानी नामकरण करते हैं कि भाई यह जीव इस कैरेक्टर वाला अगर इस टेक्सा में है तो इसका नाम क्या होगा। जंतु है तिनके ऊपर जिम्मेदारी है उसका नाम रखें। अब वनस्पति है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी उसका नाम रखें, उसके लक्षणों के आधार पर। उसके जीनस को पहचाने, उसका जीनस क्या हो सकता है, उसके स्पीसीज को पहचाने, उसका स्पीसीज क्या हो सकता है, और किस वैज्ञानिक ने इस पर विशेष कार्य किया उसके नाम का एपिथेट भी लास्ट में लगा करके ट्राइनेमियल नॉमेनक्लेचर किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके स्टेप हुए। अब आगे आइए, अगले स्टेप पर अगर हम चलें तो बात आती है कि there are two ways to know diversity of livings। यानी इस दुनिया में जो जीवों में विविधता होती है, भिन्नता होती है, अगर हमारा उद्देश्य यह हो कि हम जीवों के भिन्नता का ही अध्ययन करना चाहते हैं तो जीवों में भिन्नता का अध्ययन करने के लिए भी कई स्टेप हैं। तो जीवों में भिन्नता का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है टेक्सोनॉमी, दूसरा है सिस्टेमा। सिस्टेमा ये लैटिन वर्ड है जिसका करंट में इंग्लिश नेम है सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में थोड़ा सा अंतर है जिसे हम अभी करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। अब टेक्सोनॉमिकल अगर किसी जीव का डिफरेंशिएशन, भिन्नता का अध्ययन करने के लिए जब किसी जीव का हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस टू नो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन, किसमें आधार पर? पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, यानी लक्षणों का फिनोटाइपिक स्टडी करेंगे, बाहर जो उसके लक्षण है उसका अध्ययन करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी उसके जीनोटाइप का स्टडी करेंगे। इसके बाद तब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका कैरेक्टर जिससे रिलेवेंट है, जिससे मिल रहा है, उस टेक्सा में उसको रखेंगे। इसके बाद तब उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। यानी टेक्सोनॉमी की कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टेक्सोनॉमिकल स्टेप्स ऑफ टू वेरीफाई लिविंग्स। तो लिविंग्स के वेरीफाई यानी उनको पहचान के लिए टेक्सोनॉमिकल जो स्टडी किया जाता है, वेरिएशन की स्टडी करने के लिए, वो कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना होगा, ये आर्डर आपको याद रखना होगा, ये क्रम आपको याद रखना होगा। पूछा जाता है, पहला है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन, चौथा है नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब आइए सिस्टेमा क्या है? सिस्टेमा इज द प्रॉपरली सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव को सिस्टेमेटिक ढंग से व्यवस्थित कर देना, सेटअप कर देना, यह सिस्टेमा है। लेकिन इससे क्या बना? सिस्टेमेटिक्स। अब इसकी ब्रॉड इसमें डिफरेंस क्या है? सिस्टेमेटिक्स में क्या करते हैं? सिस्टेमेटिक्स इज evolutionary relationship between organism and includes
यानी किसी भी जीव में विकास किस स्टेप में हुआ, किस किस लेवल में हुआ, यानी ये जो कई हमारे सामने जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, तो अपने विकास के बढ़ते हुए अनुक्रम में इनमें जो भिन्नता आई है, उस भिन्नता के आधार पर इनको भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्सोनॉमी में यानी टेक्सा में स्थान देना, यह सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कभी इसके पहले हम आपको क्लासिफिकेशन में चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासों में, तो आप जान लीजिए सिस्टेमेटिक्स इज तो अब डिफिनेशन हो गया। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर नॉमेनक्लेचर कर देंगे, नॉमेनक्लेचर के बाद फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए क्या स्टेप्स हैं और सिस्टेमेटिक स्टडी के लिए क्या स्टेप्स हैं, जिसमें हम इवोल्यूशनरी बेस पर किसी जीवों का करेक्टर उसको पहचानते हैं, इसके बाद उसको जो है उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसको जो है डिफरेंट टेक्सा में उसको प्लेस देते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें, इससे भिन्नता क्या है, करेक्टराइजेशन इसमें नहीं है, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए अंतर हो गया है, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ नॉमेनक्लेचर आ गया, जबकि यहाँ आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद तब नॉमेनक्लेचर आया है और एक स्टेप इसमें बढ़ा है। तो दोनों स्टेप में क्या अंतर है, इसको अच्छी तरह समझ करके दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस्टेमा है, सबसे पहले सिस्टेमा पर एक बुक लिखा था लिनियस ने, नाम से उसकी सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में लिनियस ने क्या किया है, उसके समय तक जितने भी जीवों के बारे में जानकारी थी, उनको उनके विकास इवोल्यूशनरी स्टेप में, यानी विकास के बढ़ते हुए अनुक्रम में उनको अध्ययन किया और उसी आधार पर उनको क्लासिफाई किया। तो ये क्या था, इसका चर्चा इस बुक में है। अब हम आगे जानेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या हैं, यानी टेक्सोनॉमिक के ढंग से, वर्गीकी के ढंग से जब जीवों का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके कौन कौन से कैटेगरी हैं, उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, वर्ग की पदानुक्रम, यानी विकास के क्रम में या उनके लक्षणों के क्रम के आधार पर बढ़ते से घटते हुए अनुक्रम में, यानी लक्षणों में विविधता ऊपर सर्वाधिक, उसके नीचे धीरे धीरे भिन्नता कम होती जाएगी, समानता बढ़ती जाएगी। इस आधार पर जो ये डिफरेंट टाइप के टेक्सा बनाए गए हैं, उन टेक्साओं का क्या अनुक्रम है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में, घटते से बढ़ते हुए क्रम में, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। ठीक है, और इस हायरार्ची में क्या होता है, जिसमें कैटेगरीज, यूनिट ऑफ, जो इसमें जो कैटेगरी वर्ड को यूज करते हैं, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी का अर्थ होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। यह कैटेगरी एक वचन में टेक्सान कहलाती है और बहुवचन में, एक वचन में टेक्सा, एक वचन में टेक्सा नहीं बेटा, टेक्सा, एक वचन में नहीं, टेक्सान क्या होगा, टेक्सान ये होगा वर्गक, एक वचन में टेक्सॉन, वर्गक क्या होगा, टेक्सान, और बहुवचन में होगा टेक्सा। ठीक है, वर्गकों, ये क्या है, कई टेक्सान को मिलाने से टेक्सा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जानेंगे कि ये जो डिफरेंट टेक्सास हैं या जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पहला है किंगडम, दूसरा है, इसके बाद आता है संघ, जंतुओं के लिए संघ, फाइलम, और पौधों के लिए डिवीजन या प्रयोग के होता है। तीसरा स्टेप है क्लास या वर्ग, जंतु वनस्पति दोनों के लिए। अगला है आर्डर, गण, इसके बाद है फैमिली या कुल, इसके बाद है जीनस, इसके बाद है स्पीसीज। तो यदि आप इसको फार्मूला के रूप में पढ़ना चाहें तो फार्मूला के रूप में इसके लिए मैंने क्या दिया है, KPDC ऑफ GS, KPDC
PDCOF of GS. K for kingdom, P for phylum, D for division, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस पदानुक्रम या टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची स्टडी के बाद अब नंबर आता है इस हायरार्ची में जो पदानुक्रम हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। फिर इसमें ये जो डिफरेंट टेक्सा यहाँ यूज किए गए हैं इन सब का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और इसको अध्ययन करने के बाद तब जाकर के हमारा ये पहला लेसन ये जाकर ख़त्म होगा। यूपी एनसीईआरटी के हिसाब से जो यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी है और जो सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स यानी टेक्सोनॉमी के लिए जो कुछ सहायक संसाधन होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करना है। मैं सब बताऊंगा। इतना जानने के बाद अब अगले स्टेप में उसको जानने की बात ज़रूरी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए देखिए, जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची होता है वो हमारे सामने ये है। ठीक है, यहाँ पर ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची है। यदि आप चाहें तो इसे हम एक फार्मूला के द्वारा इजीली जो है याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, के पी डी सी ऑफ जीएस। ठीक है, के पी डी सी ऑफ जीएस। यहाँ के का मतलब है किंगडम, किंगडम माने जगत। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो किंगडम है, किंगडम लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए ये टेक्सोनॉमी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी इकाई होती है। इस लेवल पर जीवों में मैक्सिमम वेरिएशन यानी डिसिमिलरिटीज पाई जाती है और मिनिमम सिमिलरिटीज, न्यूनतम समानता पाई जाती है। उसके नीचे आइए तो एनिमल्स के लिए ये दोनों एक ही ऑर्डर में आएंगे, एक ही लेवल पे आते हैं। तो फाइलम वर्ड यूज किया जाता है, फाइलम या संघ जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और डिवीजन या प्रभाग ये प्लांट्स के लिए प्रयोग किया जाता है इस किंगडम के बाद वाले लेवल पर। ठीक, अब इसके बाद तीसरा जो ऑर्डर आया वो हुआ क्लास या वर्ग। ठीक है, चौथा आया ऑर्डर या गण, पांचवा फैमिली, छठा जीनस, सातवां स्पीसीज। तो के पी डी सी ओ एफ ऑफ जी एस। या आपको ध्यान रखना होगा कि स्पीसीज या जात क्या होती है, यह टेक्सोनॉमिक हायरार्ची की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और इस लेवल पर जीवों में मैक्सिमम सिमिलरिटी, अधिकतम समानता और न्यूनतम डिससिमिलरिटी या वेरिएशन पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इतने ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि ऐसे लिविंग में म्यूचुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यदि म्यूचुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे जीवों के बीच में सक्सेसफुल नहीं है तो वो एक जैसे सिमिलरिटी भले भी हो, सारी सिमिलरिटी एक जैसी हो, फिर भी वो एक ही स्पीसीज के नहीं कहे जाएंगे। यहाँ पर जो इनफर्टाइल जो म्यूल होता है, खच्चर, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक बार संजोग से नेचर को चैलेंज देते हुए ये डंकी का राजकुमार और हॉर्स की राजकुमारी से प्यार हो गया। दोनों ने कहा हम लोग विवाह कर लेते हैं। अब विवाह करने के बाद उनकी इच्छा भाई क्यों हुई विवाह, संतान उत्पन्न करने के लिए। इनके बिरादरी से उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा कि नो 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 नो, आपको परमिशन नहीं है। घोड़े के बिरादरी ने घोड़ी पर दबाव डाला कि आप विवाह गधे से नहीं कर सकते। गधे के बिरादरी वालों ने गधे पे जोर डाला, आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा काहे नहीं कर सकते, हमारा क्या डिफरेंस है घोड़े से, जैसा मैं वैसा वो, साइज थोड़ी छोटी है वो थोड़ी बड़ी है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा तेज दौड़ सकती है तो मैं भी तो किसी में तेज हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोझा लेके ढो सकता हूँ।
सिमिलरिटी है। ये पुराने ख्यालात को आप क्या कहते हैं, वो लीक का फकीर, वो जो है वो बात छोड़िए, ऐसा नहीं है होगा। नेचर को चैलेंज कर दिया। अब जानते परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अटेम्प्ट टू क्या किया, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी इनके प्रयास से जो संतान उत्पन्न हुई उसमें भी सफल हो गए, यानी म्यूल को उत्पन्न कर दिया। लेकिन मेयर हाफ ने फिर कहा, मेयर हाफ का स्टेटमेंट है कि कोई भी जीव नेचर के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, और कर सकता है तो एक जनरेशन तक, जैसा कि घोड़े और घोड़ी में देखा गया, लेकिन आगे नहीं कर सकता। यही वजह है कि म्यूल्स अगेन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कैन नॉट प्रोड्यूस नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स। वो पुनः अपने से दूसरी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, नेचर जाके वहां बैन लगा ही देता है। तो इसलिए स्पीसीज की खासियत होती है कि स्पीसीज वही जीव एक स्पीसीज के कहे जाएंगे जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी हो, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, और मिनिमम डिससिमिलरिटी हो। साथ ही साथ उनमें म्यूचुअल वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें, तभी जो है वो एक स्पीसीज के माने जाएंगे। और यदि वो अटेम्प्ट करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को न प्रोड्यूस कर सकें तो यह प्रजनन नहीं माना जाएगा, अर्थात ये एब्सेंट, तो इनके होने के बावजूद भी वो एक स्पीसीज के नहीं होंगे। इसीलिए घोड़े और गधे एक जैसे दिखाई पड़ने के बावजूद भी एक ही स्पीसीज के नहीं होते हैं। ठीक, यहां आपने जान लिया, यहां पर रेड कलर से डिससिमिलरिटी को शो किया गया है और ग्रीन कलर से सिमिलरिटी को शो किया गया है। अब यदि आप इन बातों से परिचित हो गए तो अब आप जरा, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, क्या आप बता पाएंगे कि इस ग्राफ में ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है जो ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः घटता जा रहा है, ये रेड वाला ग्राफ, और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है जो नीचे से ऊपर, नीचे मैक्सिमम है, ऊपर क्रमशः घटता जा रहा है, और ये रेड वाला ऊपर मैक्सिमम है, नीचे क्रमशः घटता जा रहा है। या कह सकते हैं कि रेड वाला नीचे मिनिमम, ऊपर मैक्सिमम है, और ग्रीन वाला नीचे मैक्सिमम, ऊपर मिनिमम है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर के जो ग्राफ हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोचिए जरा। तो सोचने का समय, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब अपने पास रखे होंगे। अब आइए इस समस्या का हल मैं कर देता हूं। तो बेटा ध्यान रखना, जैसा कि यहाँ कहा गया कि किंगडम लेवल पर ये ऊपर का जो लेवल है ये किंगडम लेवल को शो करता है, और क्रमशः ये नीचे का लेवल जो है ये स्पीसीज लेवल को शो करता है इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में। तो इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड कलर डिससिमिलरिटी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि किंगडम लेवल पर डिससिमिलरिटी मैक्सिमम होती है, और क्रमशः नीचे जाने पर डिससिमिलरिटी घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, और लास्ट में आकर के मिनिमम हो जाती है। और जो स्पीसीज लेवल पर सिमिलरिटीज मैक्सिमम होती है, लिविंग्स के बीच में सिमिलरिटी मैक्सिमम होती है, जो क्रमशः ऊपर जाने पर क्रमशः घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और किंगडम लेवल पर जाकर के सिमिलरिटी मिनिमम हो जाती है और वेरिएशन मैक्सिमम में रह जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के द्वारा आप इस हायरार्ची में क्या सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी का क्या फ्लक्चुएशन चलता है इसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई आगे, यहाँ पर किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ठीक है, और स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आइए एक एक चलते हैं। स्पीसीज को यहाँ डिफाइन कर दिया गया, द लिविंग्स that have maximum similarity and minimum dissimilarity, and they can also participate in sexual reproduction and can produce fertile offsprings. Such type of livings will known as of same species. ठीक है, तो ये स्पीसीज का हो गया। अब क्या हुआ, जीनस क्या है? जीनस क्या होता है? एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो आपस में ज्यादा सन्निकट समानता रखने वाले जो स्पीसीज होते हैं उनमें अगर समानता होती है तो वो सब क्या होता है, उन सबको मिलाकर के वो जो ग्रुप बनता है उससे बड़ा ग्रुप वो जीनस कहलाता है।
जैसे कि आप देखिए, जैसे देखिए लाइकोपर्सिकम, ये टमाटर की स्पीसीज है। ट्यूबरोसम, ये पोटैटो की स्पीसीज है। और मेलोंजेना, ये ब्रिंजल की स्पीसीज है। ये तीनों स्पीसीज आपस में कुछ समानता रखते हैं, और समानता रखने के कारण ये तीनों क्या होते हैं, एक ही जीनस सोलेनम के मेंबर हैं। इसी प्रकार से लियो स्पीसीज जो लायन की है, पार्डस स्पीसीज जो लियोपार्ड की है, और टिग्रिस स्पीसीज जो टाइगर की है। ये तीनों स्पीसीज में कुछ न कुछ समानता होती है। इसी समानता के आधार पर जो ग्रुप बना वो जीनस कहलाता है, और वो पैंथेरा कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए फैमिली क्या है। फैमिली में क्या है कि मोर ओवर स्पीसीज जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये क्या करते हैं, ये सब मिलकर के जिस मेजर ग्रुप को, सिमिलरिटी के आधार पर जिस मेजर ग्रुप को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फैमिली कहते हैं। तो जैसे फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी में इसमें क्या कहा गया है कि फैमिली क्या होती है, करेक्टराइज्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, यानी कायिक संरचना और जनन संरचना में समानता के आधार पर ऐसे जीनस जो आपस में सिमिलरिटी रख रहे हों वो एक ही फैमिली के कहे जाते हैं। जैसे कि सोलेनम, पिटूनियम, धतूरा, इन सब ये सभी जीनस में क्या होती हैं, थोड़ी सिमिलरिटी होती है। इस सिमिलरिटी के आधार पर उनके लिए एक नाम दिया गया, फैमिली सोलेनेसी। इसी प्रकार से पैंथेरा फेलिस, ये अलग अलग जीनस हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, इसलिए सिमिलरिटी रखने के आधार पर इनको एक नाम दिया गया, फेलाइडी। इसके बाद जो है डॉग्स, डॉग्स में जो है ये आपका कैनिस लेपस फैमिलियरिस और कैनिस फैमिलियरिस जो कि वाइल्ड स्पीसीज होती है डॉग की, इनको मिला करके एक फैमिली बना कैनाइडी। ठीक, आगे चलिए। अब जब बहुत सारे फैमिली जो आपस में सिमिलरिटी रखते हों उनसे बनने वाला जो एक बड़ा ग्रुप बनता है उसको हम आर्डर कहते हैं। तो क्या होता है, आर्डर क्या है, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विथ ए फ्यू सिमिलरिटीज, कुछ समानताओं के ऐसा ग्रुप जिसमें विभिन्न प्रकार के फैमिली वाले जीवों को रखा गया हो जो आपस में समानता रखते हों, कुछ समानता रखते हों। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये कॉन्वोल्वुलेसी ये फैमिली है, सोलानेसी दूसरी फैमिली है। इन दोनों फैमिली में कुछ समानता है, इसके आधार पर इन दोनों समानताओं को मिलने के आधार पर इनको एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया। ठीक है, ये पॉलीमोनियल्स, ये समानताएं किस आधार पर होती हैं, फ्लोरल करेक्टर, इनके जो फूल होते हैं फूलों के लक्षणों में समानता होती है। इस समानता के आधार पर इनके लिए इनको मिला के एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, टेक्सा बनाया गया, और उस टेक्सा को हम ऑर्डर कहते हैं जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। दूसरा आप देखिए फेलाइडी, फैमिली फेलाइडी और फैमिली कैंसिडी, इसमें क्या है, ये उनके उसमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है, और थोड़ी सिमिलरिटी की वजह से ये एक बड़ा ग्रुप इनको मिला गया, और उस बड़े ग्रुप को नाम दिया गया ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, क्योंकि ये भी मांसभक्षी होते हैं, ये भी मांसभक्षी होते हैं, तो ये दोनों फैमिली मांसभक्षी होने के नाते इनको ये ऑर्डर में रख दिया गया कार्निवोरा में। अब आगे चलिए, ऊपर चलिए। तो डिफरेंट ऑर्डर्स जो आपस में थोड़ा सा सिमिलरिटी रख रहे हों, ऐसे सिमिलरिटी रखने वाले ऑर्डर्स को मिला करके एक क्लास बनता है। डिफिनेशन क्या कर रहा है एनसीईआरटी का, कैटेगरीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऐसा बड़ा ग्रुप यानी ऑर्डर से बड़ा ग्रुप जो आपस में कुछ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी समानता रख रहा हो, तो उसको मिला के एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, एक बड़ा टेक्सा बना देते हैं, और उस बड़े टेक्से का नाम रखते हैं क्लास। जैसे ऑर्डर प्राइमेट और ऑर्डर कार्निवोरा में सिमिलरिटी है, थोड़ी सिमिलरिटी है, इस थोड़ी सिमिलरिटी के कारण क्या करते हैं, उसको क्लास मेमेलिया में रखा गया है। ठीक, अब आइए डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हैं कि प्लांट्स के बहुत सारे क्लासेस, प्लांट के बहुत सारे क्लासेस जो आपस में थोड़ा बहुत समानता रखते हैं उनसे मिला करके एक डिवीजन बनाया जाता है प्लांट्स के लिए, और जंतुओं के लिए बहुत सारे क्लासेस जो आपस में थोड़ी बहुत समानता रख रहे हों उनको मिला करके एक बड़ा टेक्सा बनाया जाता है जिसको हम फाइलम कहते हैं। तो डिवीजन क्या है, इन प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स
आर असाइंड टू हायर टेक्सा नोन एज डिवीजन। इसके साथ साथ फाइलम में इन मेमल्स क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट्स दिस हायर टेक्सा नोन एज फाइलम। ठीक, अब आगे ये सबसे टॉप लेवल पे चलते हैं, जो क्या है लार्जेस्ट यूनिट है इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची का, तो ये है किंगडम। किंगडम लेवल पे क्या होता है, किंगडम लेवल की में क्या होता है, जीवों के बीच में मैक्सिमम वेरिएशन या डिससिमिलरिटी मिलती है और मिनिमम सिमिलरिटीज मिलती है। ठीक है, ये द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी का होता है। इसमें इंक्लूड करता है ऑल फाइला ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल डिवीजन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के सभी डिविजन्स को मिला करके क्या बनता है, प्लांट का किंगडम बनता है। और एनिमल्स के सभी फाइलम को मिला करके जो एक बड़ा ग्रुप बनता है, टेक्सा बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जिस इस तरह से जा करके ये प्लांट्स के बीच में डाइवर्सिटी वाला पोर्शन जाके कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या है, कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जैसे कि एड्स माने वो आप बस समझिएगा कि एड्स माने वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, वो नहीं। एड्स माने सहायक वस्तुएं, यानी इस टेक्सोनॉमी, इस क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ सहायक टूल्स हैं। ऐसे टूल्स के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप जो है वो पूरा कर लीजिए। तब तक हम लोग अगले टूल्स को पढ़ने की तैयारी करते हैं। थैंक यू। यस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी में जो हमें हेल्प पहुंचाने वाले जो संसाधन हैं, जो सहायक चीज़ें हैं, वो कौन कौन से हैं। तो टेक्सोनॉमिक टूल्स कहिए या एड्स कहिए, ये क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जो है अभी देख करके इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बेटा, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जिसमें प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है, या प्लांट की स्पेसिमेन को, यानी जिंदा प्लांट को नहीं, प्लांट को पहले लेंगे, प्लांट को क्या करेंगे, प्लांट को ले लेंगे, प्लांट को क्या करेंगे, सूखा करेंगे। कैसे सूखा करेंगे, पेपर शीट के अंदर नीचे डाल देंगे, लाके ऊपर से प्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। कैसे ड्राई होगा, प्रेस करने से ड्राई होगा। और प्रिजर्व कर देते हैं, प्रिजर्व करने के बाद उसको एक पेपर के शीट पर जो है वो क्या करते हैं, रख करके स्टिकर लगा करके सेटअप कर देते हैं। एंड अरेंज्ड, और इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनको पहले से दूसरा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, तो जैसे क्लासिफिकेशन में उनका ऑर्डर होता है असेंडिंग वे या डिसेंडिंग वे में, उसी ढंग से उसको उस पेपर शीट पर जो है क्या करते हैं, सेटअप कर देते हैं। और वह जो फाइल होती है वही हर्बेरियम फाइल कहलाती है। और ये फाइल्स जिस घर में रखी जाती हैं, जिस रूम में रखी जाती हैं, उसको हर्बेरियम हाउस कहा जाता है, या वो हर्बेरियम होता है। तो मुख्य रूप से हर्बेरियम फाइल होती है, और जिस घर में रखी जाती है उसको हर्बेरियम हाउस कहते हैं। तो ये जो हर्बेरियम होता है ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये सूचनाओं को देता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसका इंफॉर्मेशन देता है, डेट का, कि किस डेट को इसको प्रिजर्व किया गया, कहाँ से इसको लाया गया, इसका कलेक्शन किस डेट को किया गया, किस स्थान से इसको लाया गया, इसका इंग्लिश का नाम क्या है, इसका लोकल नाम क्या है, इसका बोटेनिकल नाम क्या है, इसकी फैमिली का नाम, और इसको जिसने इसको कलेक्ट किया उसका नाम क्या है, सब पे कॉलम बना रहता है, वो सब उस पर लिखा रहता है। तो इस प्रकार से ये हर्बेरियम कहलाता है। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन एक ऐसे प्रकार के गार्डन होते हैं जिसमें जो बहुत सारे पौधों के दुर्लभ प्रकार के इंडेमिक स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, यानी जो दुर्लभ प्रकृति के हैं, विलुप्त प्राय होने वाले हैं, ऐसे पौधों के, और साथ ही साथ एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में या लोअर एजुकेशन के लिए जिन पौधों की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग किताब में पढ़ते हैं फिगर बना होता है, उसको सच्ची नहीं देखते हैं, तो ऐसे पौधों के क्या होते हैं, उनको बगीचों में लगा करके उनका गार्डन बनाया जाता है। और साथ ही साथ उस प्लांट्स को लेबल किया जाता है, उनका क्या नाम है, उनका बोटेनिकल नाम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, इन तीनों का स्टिकर उस पर लगा रहता है कि भैया इस प्लांट का नाम ये है, इसका बोटेनिकल नाम ही ये इस फैमिली का है। ठीक ना,
जिससे क्या होता है, जिससे हम उनको देख करके पहचान जाएगा, हाँ ये पौधा इस फैमिली का है, इसका बोटेनिकल नाम ये है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है। अब देखिए कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नाम आपको बताएं। इंग्लैंड में क्यू नाम का जो है बोटेनिकल गार्डन है, और कलकत्ता के हावड़ा में जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन नाम से बोटेनिकल गार्डन है। लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जो है बोटेनिकल गार्डन वहाँ पे स्थापित है। अब आइए म्यूजियम क्या होता है। बेटा म्यूजियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीसीमेंस क्या होते हैं। एक ऐसा घर, एक ऐसा रूम जहाँ पर प्लांट्स या एनिमल्स को क्या होता है फॉर्मेलिन बॉटल में रख करके उनको प्रिजर्व रखा जाता है। साथ ही साथ स्केलेटन हड्डियों को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, टू स्टडी फॉर स्टडी इन रेफरेंसेस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ये जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उनमें जो विषय में जो जंतु या पौधों के बारे में चर्चा की जाती है उनके अध्ययन के लिए सहायता के रूप में इनको रखा जाता है, ताकि कभी कभार से ऐसे स्टूडेंट्स या हम लोग खुद भी क्या करते थे, ऐसे इंस्टीट्यूट में जा करके वो जो किताबों में लिखे होते थे जंतु या एनिमल्स या प्लांट्स या उनकी हड्डियों के बारे में हम लोग उसको देख करके उसका अध्ययन करते थे। तो ये सहायता के लिए है। और अब जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ध्यान रखिएगा, जूलॉजिकल पार्क वे स्थान होते हैं जहां पर जंगली प्रकृति के जंतुओं को रखा जाता है केप्ट इन प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। और किस परिवेश में, उनके वो जीव जिस परिवेश में जी सकते हैं वही परिवेश दे करके उस चिड़ियाघर में ऐसे स्थानों पर उनको रखा जाता है, और ये मानव के देख रेख में होते हैं। विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। इससे हम क्या सीखते हैं, ऐसे चिड़ियाघरों में जा करके हम ऐसे जंतुओं के बारे में वो क्या खाते हैं ये जानते हैं, उनका स्वभाव कैसा है ये जानते हैं, और उनका व्यवहार कैसा है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं जूलॉजिकल पार्क में जा करके। अच्छा, अब आगे आती है की या कुंजी। कुंजी क्या है, कुंजी एक सहायक साधन है जिसका प्रयोग प्लांट्स या एनिमल्स की पहचान के लिए किया जाता है, और यह पहचान जो है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स कंटेस्टिंग कैरेक्टर्स। ये की में क्या होता है, जंतुओं को इस आधार पर रखा जाता है कि उनको उन दोनों में डिफरेंस के आधार पर उनका अध्ययन करते हैं। कपलेट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी दो जीव को एक साथ रखेंगे जिसमें क्या करते हैं कि उसमें दोनों के लक्षणों में डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हुए अध्ययन करा जाता है, यानी कंपैरेटिव स्टडी के लिए सहायक होता है। ये एक प्रकार का एनालिटिकल साधन होता है, और कि उस की में, उस की या कुंजी में जो स्टेटमेंट तथ्य लिखे होते हैं उनको लीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है। जैसे भी मैंने चर्चा किया खरगोश और खरहे, खरगोश और खरहा में क्या अंतर है, तो खरगोश और खरहा दोनों का जो है कैरेक्टर एक साथ रहेगा की में, ठीक है, और उसमें जो भी स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो लीड कहलाएगा। तो खरहे और खरगोश के लिए जो की में हमको लीड्स मिलेंगे उस आधार पर दोनों में हम आसानी से बारीकी के साथ अंतर को भी स्पर्श कर सकेंगे। अच्छा ये चीज है इसीलिए ये खरहा है, और ये है इसीलिए यह खरगोश है, ठीक है। अब जो अदर, इसी के साथ साथ जो अदर दूसरे साधन हैं, संसाधन जो हमें टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं वो है फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। किसी एक खास स्थान में पौधे, कुल कितने प्रकार के पौधे हैं, उनका वितरण किस प्रकार से है, इस चीज़ को जानने के लिए हम वहाँ के फ्लोरा की स्टडी करते हैं। मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, किसी स्थान विशेष में जो भी जीव उपस्थित हैं उनके नाम को जानने के लिए उनका नाम क्या होना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को हम मैनुअल से प्राप्त करते हैं। और मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सान। किसी एक टेक्सा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे इसके बारे में जो उल्लेख होता है वो
मोनोग्राफ्स में दिया गया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एड्स हैं जिसकी सहायता से, या टूल्स हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम इनका सपोर्ट लेते हैं। और मैंने बहुत शार्ट में और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है कि कम से कम में आप उसको आसानी से बेटा समझ लीजिए, जान लीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे आकर के हमारा पहला लेसन जीव जगत, समानता और भिन्नता, ये जाकर के पूरा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, इसको हम दूसरे लेसन में इसको हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम 5 किंगडम पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, आर.एच. व्हिटाकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तब जाकर के दूसरा लेसन कंप्लीट होगा। तो आज बेटा ये पहला लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसको आप आसानी से इसका वो ले लीजिए, क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप जो है लिख करके इस लेसन को पूरा कर लीजिए। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। खुद भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे मेरा बल बढ़े और हम आपको और भी सबलता के साथ अध्ययन दिला सकें। थैंक यू वेरी मच।